brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. भारत की सबसे ताकतवर एजेंसी के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दुनिया के इतिहास को बदला, लेकिन खुद कभी सुर्खियों में नहीं आया। यह है कहानी रामेश्वर नाथ काव की, जिन्हें RNAW का जनक कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो छाया में रहकर देश की सुरक्षा की ढाल बना। बांग्लादेश की आज़ादी से लेकर सिक्किम के भारत में विलय तक काव ने ऐसे कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिन्होंने भारत के भविष्य को आकार दिया। कौन थे RN काव? कैसे वो एक साधारण पुलिस अधिकारी से देश की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी के मुखिया हुए? जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। यहाँ कहानी आज भारतीय खुफिया एजेंसी RNAW के मास्टरमाइंड RN काव की। हम RNAW कह रहे हैं, कई लोग रॉ कहते हैं, लेकिन अगर आप रॉ के ऑफिसर्स से मिलेंगे या रॉ के शुभचिंतकों से मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जो इस एजेंसी को फॉलो करते हैं, वो आपको करेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रॉ का मतलब अधकचरा होता है, आप RNAW कहिए। तो हम भी RNAW कह रहे हैं। 19वीं सदी का आखिरी दौर था जब बनारस और इलाहाबाद में पलायन कर रहे कश्मीरी पंडितों की संख्या बढ़ने लगी थी। पहले विश्व युद्ध के कुछ आखिरी दिन तब चल रहे थे जब ब्रिटिश राज में रिक्रूटिंग ऑफिसर पद पर तैनात द्वारकानाथ काव को 2 बेटे हुए, श्याम सुंदर नाथ और रामेश्वर नाथ। बांग्लादेश के आर्किटेक्ट, वॉर में दुश्मन की स्ट्रेटेजी को नाप लेने वाले, सिक्किम विलय के मास्टरमाइंड वही रामेश्वर नाथ जिन्हें हम स्पाई मास्टर RN काव के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 10 मई 1918 को बनारस में हुआ। पिता द्वारकानाथ काव बेटे के जन्म के बाद जल्द ही डेप्यूटी कलेक्टर हो गए उस जमाने में, लेकिन महज 29 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तब RN काव केवल 5 साल के थे। पिता के जाने के बाद उनका बचपन काफ़ी अनसेटल रहा। पहले वो अपनी माँ के साथ बड़ौदा में शिफ्ट हुए, फिर उन्नाव गए, वहाँ से फिर बनारस आए और बनारस के बाद एक बार फिर बड़ौदा गए। 10-12 साल की उम्र में 54 किलो वज़न, क्लासमेट्स के बीच रैगिंग तो होती ही थी, फिर सरनेम भी काव था, लोग मजाक उड़ाते थे। गुजराती उनको आती नहीं थी और जो भी बातचीत थोड़ी होती भी थी स्कूल में वो इंग्लिश में होती थी। ऐसा था RN काव का बचपन, लेकिन जल्दी ठिकाना भी बदल गया। काव का परिवार मुंबई शिफ्ट हुआ, तब शहर को बम्बई कहा जाता था। वो अपने अंकल त्रिलोकी नाथ काव के साथ तब रहने लगे और यहाँ उनका दाखिला हुआ विले पाले के रामकृष्णा मिशन में। पढ़ाई के दौरान वो योग से 2-4 हुए और इससे वज़न कम करने में उनको मदद मिली। RN काव का दाना पानी एक बार फिर बदला जब वो लखनऊ आए। यहाँ उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में BA की डिग्री हासिल की। पढ़ाई में अच्छे थे तो टीचर्स ने MA करने की हिदायत दी और फिर लखनऊ से उन्होंने संगम नगरी की ट्रेन पकड़ी और पहुँच गए उस शहर जहाँ से नेहरू परिवार की जड़ें जुड़ी हैं। काव ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। BA की पढ़ाई के साथ उन्होंने खुद को बैलेंस रखने के लिए फिल्में देखना शुरू किया था। हफ्ते में वो एक बार हॉलीवुड मूवी भी देख लेते थे और बदलों में शब्दों की सूची में कुछ इंग्लिश और जुड़ जाती थी। जब पढ़ाई इनकी पूरी हो गई तो माँ ने नौकरी लेने पर जोर दिया, लेकिन काव को और आगे पढ़ना था। माँ की बात न मानकर वो लॉ की पढ़ाई के साथ कंपटीशन की तैयारी करने लगे और इस बीच उसी कॉलेज में PN हक्सर भी पढ़ते थे और वही हक्सर आगे चलकर इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने और काव के साथ मिलकर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में उन्होंने काम किया। जो सबसे ट्रस्टेड एड्स थे मिसेस गांधी के, उनमें काव भी थे, हक्सर भी थे। 1940 में काव ने इंडियन पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। आज के ज़माने में ये कॉलोनियल इक्विवेलेंट है जिसे हम आज इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद लखीमपुर खीरी में पहली पोस्टिंग हुई। उस समय पुलिस सर्विस में ज़्यादातर ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे। ऐसे में जिन इंडियंस का सिलेक्शन हो जाता था उन पर बहुत नज़र रखी जाती थी। काव की ट्रेनिंग से जुड़ा एक किस्सा है कि एक दिन सभी ट्रेनिंग्स के बीच नेशनल मूवमेंट पर चर्चा हो रही थी। तब व्यंग्य करते हुए प्रिंसिपल ने कहा कि इस बारे में काव से पूछो, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। अब ये एक लोडेड सेंटेंस था। कैसे? दरअसल उस समय पुलिस ऑफिसर्स को स्टेट्समैन या द पायनियर पढ़ने को कहा जाता था अपडेट रहने के लिए, लेकिन मेस में प्रिंसिपल ने काव को हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते देख लिया था। HT उन दिनों नेशनल मूवमेंट का समर्थक था, यानी आप कह लीजिए एक राष्ट्रवादी अखबार था एक कॉलोनियल रूल के अंदर। तकरीबन 7 साल पुलिस की नौकरी करने के बाद काव को डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो में रिक्रूट किया गया।
तब आईबी की कमान टीजी संजीव पिल्ले के साथ होती थी। पिल्ले ही आईबी के पहले भारतीय डायरेक्टर थे। बाद में भोलानाथ मलिक ने यह पद संभाला और उन्होंने ही काओ को पीएम नेहरू के सिक्योरिटी इंचार्ज की जिम्मेदारी दी। बाद में काओ डिप्टी डायरेक्टर होने के साथ साथ विदेशी मेहमानों के सिक्योरिटी के भी जिम्मेदार बन गए। 1961 की बात है जब क्वीन एलिजाबेथ भारत के दौरे पर थी। लोगों का अभिवादन करने के दौरान अचानक कोई चीज़ तेज़ी से उनकी तरफ फेंकी गई और इसे पलक झपकते ही एक ऑफिसर ने कैच कर लिया, जिसे देखने पर क्वीन ने कहा अभी गुड क्रिकेट कमेंट किया। ये कारनामा आर.एन. काओ ने ही किया था और इसके बाद वो गुड बुक्स में आते ही गए। काओ नेहरू के साथ विदेशी यात्राओं पर जाने लगे। उनके ऑफिशियल जो टूर्स होते थे, जिससे फॉरेन डिप्लोमेट से काओ की मुलाकात हुई, नज़दीकियाँ बढ़ी। कई इंटेलिजेंस चीफ्स के साथ वो कांटेक्ट में इसी तरह है। 1955 का एक किस्सा है जब बांडुंग इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ये उन देशों का सम्मेलन था जो किसी गुट में नहीं थे, गुट निरपेक्ष वाला मामला था। लीड करने वाले 2 देश थे, हिंदुस्तान और चीन। उस जमाने में तब हिंदी चीनी भाई भाई चल रहा था। चीन के प्रधानमंत्री शू एनलाई को इंडोनेशिया ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने एक विमान भेजा। ये लॉकहीड मार्टिन का L749A कॉन्स्टलेशन एयरक्राफ्ट था जो अमेरिकन था। जो प्लेन जू एनलाई को ले जाने वाला था उसका नाम था कश्मीर प्रिंसेस। तब हिंदुस्तान में हवाई जहाज़ को इस तरह नाम दिया करते थे, एयर इंडिया वगैरह। 11 अप्रैल 1955 को कश्मीर प्रिंसेस दक्षिणी चीन सागर में क्रैश कर गया और चीन और भारत के कई सिटीजन्स मारे गए। अब प्लेन हिंदुस्तानी था, मेड इन यूएस था। हांगकांग से उसने टेक ऑफ किया था जब ब्रिटिश अधिकार में था और प्लेन में सवार थे चीनी नागरिक। प्लेन क्रैश हुआ इंडोनेशिया में, यानी 5 देशों के इससे तार जुड़ गए केस के, और जुड़ी थी इन 5 देशों की जांच एजेंसियां, क्योंकि इस प्लेन में चीन के प्रधानमंत्री यात्रा करने वाले थे। ऐसे में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए भारत की तरफ से तहकीकात के लिए आर.एन. काओ को ही भेजा गया था। अब ये जबकि बात है तब काओ आईबी में थे और ये उनका पहला इंटरनेशनल इंटेलिजेंस वाला मिशन था। मतलब तब स्पॉट कर लिया गया था कि ये बढ़िया कर सकते हैं, तो उनको एक इंटरनेशनल मिशन पे भेजा गया। हांगकांग पहुंचकर काओ ने अपनी तहकीकात शुरू की और इसी दौरान वो ब्रिटिश, चाइनीज़ और अमेरिकन इंटेलिजेंस के संपर्क में आए। बाद में ये नेटवर्क काम भी आया जब RNAW का गठन होता है। जांच में ये बात सामने आई कि प्लेन को बम से उड़ाने की साजिश ताइवान की कुओमिंतांग सरकार ने की थी। मिशन कंप्लीट होने के बाद काओ वापस आए। इसके बाद 1950 में पंडित नेहरू के कहने पर घाना की खुफिया एजेंसी के गठन में भी उन्होंने हेल्प की। इसके बाद फिर 1960 आता है, चीन के साथ हमारा युद्ध जिसे हम जीत नहीं पाए। हिंदुस्तान को पस देखते हुए पाकिस्तान ने 1965 में एक और युद्ध हम पर थोप दिया। प्लान था कि घुसपैठ करके हमला किया जाएगा। ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया गया और जिब्राल्टर में पाकिस्तान आर्मी का आइडिया था कि गुरिल्ला वॉरफेयर को मैरी किया जाए कन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ में, लेकिन पाकिस्तान कामयाब हुआ नहीं। आईबी को 1887 में बना लिया गया था, जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस देख रही थी। लेकिन चीन और पाकिस्तान के जंग के बाद भारत को एक चीज़ समझ में आई कि उसे अपने एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को मजबूत करना पड़ेगा। आईबी एजेंसी है ठीक, लेकिन वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को डिलीवर नहीं कर पा रही थी। जंग सिर्फ हथियार से तो आप नहीं जीत सकते हैं, दिमाग से ही जीतनी पड़ती है। मिलिट्री भी अपना काम कर रही थी, लेकिन जो बैक एंड वाला काम था उसे करने के लिए हमारे पास में कोई डेडिकेटेड एजेंसी नहीं थी हिंदुस्तान से बाहर, जो दुश्मन का सीक्रेट हमको ला के दे सके। सरकार चाहती थी ऑप्शंस की, साम दाम दंडभेद, किसी तरह से आप डिप्लोमेसी से लड़ाई को जीतने वाला एक इंटेलिजेंस एजेंसी हमको बना के दो। फिर 1968 में स्थापना होती है RNAW की और काओ को उसका हेड बनाया गया, क्योंकि उन्हें आईबी में सर्विस के दौरान ही स्पॉट कर लिया गया था कि ये इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के मामले में इनका हाथ मजबूत है। 5 साल बाद 1971 में भारत पाकिस्तान फिर से इनकी लड़ाई हो गई। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ। भारत के पास इस बार RNAW थी। काओ का खुफिया तंत्र इतना मजबूत हो गया था कि उन्हें इस बात तक की जानकारी होती थी कि किस दिन पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है। RNAW ने पाकिस्तान के हवाई हमले की खुफिया जानकारी को इंटरसेप्ट भी किया। पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने का प्लान पर्दे के पीछे से चलाया और उनके सामने, मतलब ये बैक एंड से काम कर रहे हैं, सामने से लड़ाई कर रही है इंडियन मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी एजेंसीज जिसने साथ दिया। पीछे RNAW जिसने 1 लाख से अधिक मुक्ति वाहिनी के कार्डर्स को भारत में ट्रेन किया विथ हेल्प ऑफ आर्मी। काओ को बांग्लादेश का इसीलिए आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पता लगाना कि पूर्वी पाकिस्तान में ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, मुक्ति वाहिनी और मुजीब को ट्रेन कैसे किया जाएगा,
पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ कैसे नेटवर्क बनाया जाएगा और इस मुद्दे पर इंटरनेशनल मीडिया कम्युनिकेशन को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, ये सारा काम RNAW की जिम्मेदारी थी और काओ इसे लीड कर रहे थे। बांग्लादेश की स्थापना से जुड़ा एक और किस्सा है मज़ेदार। 1996 की बात है जब भारत में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 25वीं सालगिरह का जश्न मन रहा था। कार्यक्रम में काओ भी पहुंचे। हॉल में सबसे आखिरी कुर्सी पर वो बैठ गए। इतने में एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट वहां पे आया और उन्होंने उनसे कहा कि सर आपको तो आगे स्टेज पे बैठना चाहिए क्योंकि आपकी वजह से 1971 संभव हो सका। लेकिन काओ को अटेंशन और वाहवाही की आदत कभी नहीं रही। वो हल्की सी मुस्कुराहट भरते हैं अपने चेहरे पर, उठते हैं, चुपचाप हॉल से बाहर चले जाते हैं। बहरहाल बांग्लादेश की स्थापना के बाद RN काओ के सामने एक नया मिशन आने वाला था, सिक्किम का भारत से विलय। आज़ादी के वक्त सिक्किम एक अलग रियासत हुआ करती थी, इंडिपेंडेंट नेशन मान सकते हो आप। सिक्किम पर चीन की नज़र थी ही, US एम्बेसी का दखल भी दिख रहा था। साथ ही राजा चोग्याल सिक्किम में राजशाही बरकरार रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर लगा रहे थे। इंदिरा गांधी के पास इसलिए कोई ऑप्शन बच नहीं रहा था। उन्होंने काओ से पूछा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। RNAW में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात PN बैनर्जी ने सिर्फ 4 दिनों में एक प्लान बनाया और RN काओ ने इसे इंदिरा गांधी के सामने पेश किया। प्लान ये था कि चोग्याल राजशाही को धीरे धीरे वीक किया जाए और इसके लिए सिक्किम की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की मदद ली जाए या उनकी की जाए, जिन्होंने पहले ही राजशाही के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी, जो रिपब्लिकन एलिमेंट्स थे वहाँ के पॉलिटिक्स के। 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का इसी तरह 22वां राज्य बना। RNAW ने इसके लिए सिक्किम के राजा चोग्याल के खिलाफ प्रदर्शन को हवा दी या कह सकते हैं कि डायरेक्शन दी। राजनीतिक दलों का समर्थन वहाँ से जीता, जन्म संग्रह की योजना बनाई और ये सब कुछ एक प्लान के तहत हुआ, सलीके से हुआ, ब्लडलेस कू कह सकते हैं। 1977 में काओ ने RNAW के पद से इस्तीफा दिया। तब मोरारजी देसाई की सरकार सत्ता में आई थी, जो पहले इंदिरा गांधी पर यह इल्ज़ाम लगा चुकी थी कि वो अपने विरोधियों की जासूसी करवाते हैं। काओ पर इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की मदद करने का इल्ज़ाम भी लगा, लेकिन जांच में वो बेकसूर पाए गए। फिर जब इंदिरा गांधी की वापसी हुई तो 1981 में इंदिरा गांधी सरकार में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार बना दिया गया। RN काओ ने भविष्य की सुरक्षा चिंताओं से निपटने के लिए पॉलिसी एंड रिसर्च स्टाफ PARS की नींव रखी। PARS एक थिंक टैंक और पॉलिसी एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जो कि सरकार को सलाह देती है। रिटायरमेंट के बाद कई सालों तक वो एक्टिव रहे, लेकिन इस बीच काफ़ी कम पब्लिक प्लेसेस पर स्पॉट किए गए। अटेंशन उन्हें पसंद नहीं था। पूरे टेन्योर में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। आतंकवाद से निपटने के लिए 1986 में एक डेडिकेटेड फोर्स बनाई गई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसमें भी काओ की भूमिका अहम थी। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हर जगह आर्मी को फ्रंट फुट पर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ काम सरकार को फ्रंट फुट पर आके करने चाहिए, जिसके लिए आप ये कह सकें कि हमने अपने सिटीजन्स पर या हर एलिमेंट के लिए हमें आर्मी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो सिविलियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है और एंटी टेरर ऑपरेशंस को डिलीवर भी कर सकती है। ये जो चीज़ थी वो RN काओ ने इस्टेब्लिश करने में काफ़ी मेहनत की थी और तब पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हो पाई थी इस तरह से। काओ बड़े पंक्चुअल थे, साल में एक बार अपने सभी ऑफिसर्स से मिलते भी थे और ऐसा कहते हैं उनके बारे में कि उन्हें दूसरों पर चिल्लाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनकी बात में कोई टांग अड़ाए ये भी वो पसंद नहीं करते थे। काओ का कहना था कि नसीहत नहीं देनी चाहिए, नमूना बनना है, और ऐसा उन्होंने किया भी, एग्जाम्पल सेट किए खुद। 1982 में फ्रांस की एक्सटर्नल खुफिया एजेंसी जो है DGAC, इसके प्रमुख काउंट अलेक्जेंड्रे द मेरेंचे से जब पूछा गया कि 70 के दशक के दुनिया के सबसे 5 बढ़िया स्लूथ्स के आप नाम बताइए, तो उन्होंने 5 लोगों में काओ का भी नाम लिया था। RNAW के शुरुआती दिनों में काओ की टीम पैन इंडिया टाइप थी, जिसमें के शंकरन नायर, PN बैनर्जी, IS हसनवाला, डॉक्टर फड़के जैसे नाम थे। के शंकरन नायर काओ के डेप्यूटी थे, आगे चलकर चीफ भी बने एजेंसी के। नायर काओ के करीबी दोस्त थे। काओ की पूरी टीम को काओ बॉयज़ बुलाया जाता था। हुआ ये कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के प्रमुख रह चुके जॉर्ज बुश सीनियर ने काओ को अमेरिकी काउबॉय की एक छोटी सी मूर्ति गिफ्ट में दी थी। टेक्सास से थे वो। बाद में जब उनके ऑफिसर्स को काउबॉयज़ कहा जाने लगा तो उन्होंने इस मूर्ति का एक फाइबर ग्लास मॉडल बनाकर
RNAW के HQ के रिसेप्शन में लगवा दिया। काओ के बारे में बताया जाता है कि धार्मिक होने के साथ साथ उनको शिल्पकला में भी बहुत दिलचस्पी थी। दिल्ली के वसंत विहार में आर्यन काओ अपनी पत्नी मालिनी काओ और छोटे भाई श्याम सुंदर नाथ काओ के साथ रहते थे। भाई के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड रहा। जब उनके भाई की तबीयत खराब हुई, वो ICU में एडमिट हुए, तो काओ भी बीमार पड़ गए। 20 जनवरी 2002 को आर्यन काओ ने आखिरी सांस ली। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में कुछ टेप्स रिकॉर्ड किए थे और साथ ही कुछ खुफिया फाइल्स थी जिनमें बांग्लादेश, सिक्किम विलय और इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि 2025 से पहले इन्हें ना पब्लिक किया जाए, ना खोला जाए। अब आप पूछेंगे कि ये सारे खुफिया डॉक्यूमेंट्स अगर खोले नहीं गए हैं, हम 2024 में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी कहाँ हैं? तो इनका एड्रेस है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। वो कस्टोडियन है डॉक्यूमेंट्स की और 2025 के बाद हो सकता है कि वही सोचें कि आगे करना क्या है। आर्यन काओ की ये कहानी आपने लिखी थी हमारे साथी प्रगति चौरसिया ने और कैमरे के पीछे हैं दानिश। आप देखते रहिए डी ललन टॉप।